आज पूरा देश शहीद भगत सिंह को याद कर रहा है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और हर साल 23 मार्च को भगत सिंह याद आते हैं। कुछ सरकारी आयोजन होते हैं, कुछ अलग-अलग खेमों के लोग उन्हें अपने-अपने तरीके से याद करते हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह आज के इस दौर में क्यों प्रासंगिक है, इस बारे में भी लगातार बहस और चर्चाएँ होती रही हैं। आज भी हम उनके लेखन पर और उनका जो अपना एक दर्शन रहा है, उस पर जो आज का जो संदर्भ है, जैसे कि आज पंजाब में जो मुख्यमंत्री नए बने हैं, उन्होंने भी भगत सिंह का नाम लेकर के भी शपथ ली उनके पैतृक गाँव में। इसके अलावा भी भगत सिंह लगातार सियासत के केंद्र में ही बने रहते हैं, युवाओं के वो आइकॉन रहे ही हैं। इन तमाम सवालों पर और आज के संदर्भ में भगत सिंह को याद करते हुए हम तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जाने-माने कवि, आलोचक, चिंतक मदन कश्यप जी। कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे मदन जी से कि आज के संदर्भ में जिस तरह शहीद भगत सिंह को राजनेता से लेकर आम जनता तक और संघर्षशील जो लोग हैं, साहित्यकार हैं, हर कोई उन्हें याद करता है अपने-अपने तरीके से। आप उन्हें आज के संदर्भ में कैसे देखते मैं आज सबसे ज़्यादा भगत सिंह को तो लगातार ही याद करता हूँ और भगत सिंह के बारे में मैं एक बात पहले कह दूँ आपको, हम सबको लगता है कि भगत सिंह की प्रासंगिकता उनके शहीद होने के बाद से ही लगातार बनी रही है, बल्कि वो बदलती भी रही है। कई बार उस भगत सिंह को लेकर अवधारणाएँ भी बदलती, तो प्रासंगिकता का भी अपना एक इतिहास है, जिसको देखा और खंगाला जाना चाहिए। आगे हम बहुत संक्षेप में उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नास्तिकता और अहिंसा, हिंसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा ही सबसे बड़ा सरोकार था उनका, भगत सिंह का। और भगत हैं? सिंह ने जिस तरह से अहिंसा को परिभाषित किया है, भगत सिंह की अहिंसा पर हम इस पर और बाद में जाएंगे। अहिंसा का जो रूप सामने रखा है, वो गांधी की अहिंसा से बिल्कुल अलग है। और वो सत्ता की जो हिंसा है, जो पाखंड है, वो विडंबना ये रही है कि अंग्रेज राज से लेके अब तक सत्ता हमेशा ही ये कहती रही है कि सत्ता अहिंसक है, और वो हिंसा का आरोप आंदोलनकारियों पर लगाती रही है। इस समय जो सत्ता है इस देश में, जिसने हिंसा को जमीनी स्तर तक फैला दिया, जिस सत्ता के संरक्षण में जनता हिंसा में इस तरह संलग्न हो जाए कि वो मॉब लिंचिंग में कहिए कि एक तरह से संलिप्त हो जाए, ऐसे समय भगत सिंह को याद करना, उनके अहिंसा के सरोकारों को याद करना, उनकी नास्तिकता को समझना और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। और उसका पाठ भी बदल गया है, उसका पुनर्मूल्यांकन भी हो रहा है। जब भगत सिंह नास्तिक कह रहे हैं अपने को, तो उनके सामने गांधी नाम का आस्तिक है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो हमारे सामने जो आस्तिक हैं, जो भगवान का नारा लगाते हत्याएं करते हैं, गांधी वो आस्तिक थे जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते थे। मतलब आस्तिकता के नाम पर वो अपनी अहिंसा को, सर्वधर्म समभाव को, सब व्यापक मानवतावाद को जोड़ रहे थे अपनी आस्तिकता से। आज बिल्कुल उलट है। आज आस्तिकता घृणा के प्रसार में लगी हुई है। आज आस्तिक होने का मतलब है अपने धर्म को मानना और दूसरे के धर्म से घृणा करना। धर्म की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं। इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदू धर्म में ही नहीं, मुसलमानों में, दुनिया में हर जगह आज ये माना जाता है कि सच्चा धार्मिक वो नहीं है जो अपने धर्म, जो पूजा पाठ करता है, आस्था दिखाता है अपने ईश्वर में, अपने अल्लाह में, अपने गॉड में, वो ज़्यादा विश्वास करता है। आज सच्चा आस्तिक वो है जो दूसरे धर्म को की हत्याएं करता है, दूसरे को गालियां देता है, दूसरे धर्म से घृणा का प्रचार करता है। आस्तिकता का यह जो नया पैमाना बना है इस समय, वैश्विक स्तर पर बना है और भारत में भी है, बना है, ये बहुत ही घातक है। ऐसे समय में नास्तिक होना ही मनुष्य होना है, नास्तिक होना ही मानवतावादी होना है। ये एक बार फिर से ये परिभाषित हो रहा है उस समय से ज्यादा। जब भगत सिंह कह रहे थे मैं नास्तिक क्यों हूँ, और वो धर्म के इन
इस तरह के सरकारों का जो बीज रूप था उसका विरोध कर रहे थे, आज वो विषवृक्ष बना हुआ है हमारे सामने। ऐसी स्थिति में हमें ये और ज़्यादा समझ में आ रहा है कि भगत सिंह को क्यों नास्तिक होना चाहिए था, मैं क्यों नास्तिक हूँ भगत सिंह की परंपरा में, और क्यों होना चाहिए, और नास्तिक होना ही सच्चा मनुष्य होना है। ऐसे समय में नास्तिकता के दर्शन का महत्व और बढ़ गया है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, उसका पूरा औचित्य और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रतिपादित हो रहा है। और इस रूप में भगत सिंह को हमें याद करना चाहिए नए संदर्भ में, और वो याद आते भी रहते हैं। जो भारतीय सियासत की जो स्थिति है, उसमें क्या ऐसी कोई ज़मीन तैयार हो रही है क्या कि जिसमें भगत सिंह के विचार या उनका दर्शन या फिर उनका जो आंदोलन या क्रांति का जो एक तरीका है, उसको एक उर्वर ज़मीन के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। उनका उपयोग हो रहा है। अभी जो पंजाब की सरकार जिस तरह से उपयोग कर रही है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन तो हुआ नहीं है, ना ही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो भगत सिंह को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि क्रांति की जो सच्ची अवधारणा है वो प्राप्त करने की अवधारणा नहीं होती, वो त्याग करने की अवधारणा होती है। भगत सिंह जो है क्रांति में सबसे ज्यादा जिस चीज को महत्व दे रहे थे, उत्सर्ग को। आज यहाँ कोई उत्सर्ग के लिए तैयार नहीं है। हम जो भी क्रांतिकारी पार्टियां भी हैं, क्रांतिकारी ढंग से सोचने वाले ज्यादातर लोग हैं, वो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं है। वो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हत्याएं करना चाहते हैं। और भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने एक ऐसा बम संसद में जाकर फोड़ा जो जिससे किसी की हत्या नहीं हो सकती, मतलब किसी की शारीरिक क्षति नहीं हो सकती, सिर्फ एक आवाज पैदा करके अपनी आवाज पहुंचाई, एक धमाके से अपनी आवाज पहुंचाई। और अपना एक तरह से वो जानते थे कि उन्हें फांसी भी हो सकती है, वो जानते थे कि उसकी वो, और ये जानते हुए भी वो फांसी पर चढ़ गए ताकि मेरे इस त्याग से, अपने जीवन से लोग सीखे। इस तरह से त्याग करने वाला आज कोई नहीं है। कोई है जो इस बात के लिए तैयार हो कि क्रांति हम इस रूप में करेंगे कि हम अपने को न्यौछावर कर देंगे और उससे एक क्रांति पैदा होगी, उससे एक वैचारिक लहर पैदा होगी। ये जो भगत सिंह की अवधारणा थी सोचने की, क्रांति को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, इस अवधारणा के साथ ज्यादा से ज्यादा आखिरी दौर जो नक्सलवादी का था 70 के दशक में, तो कुछ लोगों ने उत्सर्ग किया, कुछ लोगों ने अब जनता के लिए, व्यापक कौज के लिए अपनी जान दी थी। ये सब है, परंपरा नहीं। लेकिन 80 के बाद से, 90 के बाद से जो दुनिया बदली है, विचार की दुनिया भी जो बदली है, इसमें जो विचार हैं, जो परिवर्तनकामी विचारों के साथ जो लोग आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से उपभोक्ता का जो मूलभूत स्वार्थ है, उपभोक्ता होने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होते। उसका इतना गहरा प्रसार किया है 90 के बाद से विश्व पूंजीवाद ने। तो ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो परिवर्तनकामी ताकतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं से पूंजीवाद के किसी न किसी पक्ष से अनुकूलित, नियंत्रित और संचालित हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी है, उसके अंदर भगत सिंह के जो भी मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, या फिर जो उनका एक फिलॉसफी उनकी है, वो क्या वहां तक पहुंचती है, या फिर सिर्फ भगत सिंह के नाम को लेकर के ही सारे यूथ जो हैं, लगता है कि उनके पीछे नाम को ही लेकर है मुख्य रूप से। और देखिए, इतिहास भी बहुत उनके साथ बदलता रहा। भगत सिंह के दस्तावेजों के सामने आने, चमनलाल जब उन सबका संचयन किया, और जब वे नास्तिक जैसे दर्शन आए, जो वामपंथी विचार सामने आए, लगा कि वो वामपंथी हैं और सत्ता को उस रूप में बदलना चाहते हैं, एक समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, तो भगत सिंह के चाहने वालों की धारा बदल गई, दिशा बदली। उसके पहले भगत सिंह के चाहने वालों की धारा कोई दूसरी थी। ये आपको बहुत शुरुआती दौर में बहुत लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पर घृणा फैलाने वाला जो संगठन रहा है, वो भी भगत सिंह को अपना आइकॉन मानता था बहुत दिनों तक, और भगत सिंह का नाम लेता था। लेकिन उन्होंने भगत सिंह का जो अर्थ लिया था, वो भगत सिंह के दर्शन, उनके जीवन, उनके संघर्ष से बिल्कुल अलग है। तो हुआ ये है कि वो चीज खत्म नहीं हुई है, वो है। जैसे गांधी, गुजरात में गांधी की लोकप्रियता इतनी है, तो गांधी को हिंदू बना दिया गया है। वहां एक पक्ष ने गांधी को रखा है और उनका हिंदूकरण कर लिया। उसी तरह से भगत सिंह का भी किया गया। और अभी फिर एक नई कोशिश है, क्या पता, आप पार्टी जो है, जो जिस
तरह से गांधी को एक गांधी जैसे मानवतावादी और सर्वधर्म समभाववादी नेता को हिंदुत्व से जोड़ दिया गया। क्या पता कि ये आप पार्टी इसी तरह से अपने जो उनके क्षुद्र विचार हैं उससे भगत सिंह को जोड़ दें, तो उससे भगत सिंह का कोई महिमा मंडन नहीं होगा। भगत सिंह को वो एक तरह से दूषित ही करेंगे और फिर क्या पता नशा से जोड़ दें। अभी तो नशा का नशा कितना उतरा है इनके नेताओं पर, ये भी जानना बहुत मुश्किल है कि आसानी से वो उतरता नहीं। लेकिन अभी तक जो स्थितियां रही हैं उसमें सत्ता जो वर्ग रहा है, हमेशा जो सत्ता पे जो दल राज करता रहा है, वो हमेशा इन चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे गांधी हो, चाहे जो भी हमारे पुराने आइकॉन्स रहे हों, विचारक रहे हों, उनका अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, अपने अपने तरीके से उनको प्रोजेक्ट करती है। और उनके दर्शन को, जैसे मान लीजिए कि कोर्स की किताबों में भी उनके दर्शन को अपने तरीके से बदल करके वो पेश करने की कोशिश करते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है, बिल्कुल ऐसा होता रहा है। गांधी जी के साथ ही क्या हुआ, गांधी की विचारधारा, गांधी का दर्शन, गांधी का चिंतन सबको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और गांधी की मूर्तियां देश भर में बनवा दी। हर चौराहे पर गांधी जी एक लाठी लिए हुए मूर्ति के रूप में उपस्थित हो गए। और नतीजा क्या हुआ, जनता में मैसेज क्या रहा? कुछ नहीं रहा। हमारे यहाँ एक छोटा सा कस्बा है लालगंज, उसके मुख्य चौराहे पर गांधी की मूर्ति है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी स्त्रियां जाती है, वो प्रार्थना करती है, गांधी माई से वरदान मांगती है। अब वो गांधी माई भी हो गए। तो इस तरह से व्यक्ति पूजा कहाँ ले जाता है चीजों को, इसकी पुरानी परंपरा है। और इसमें सजग जो चिंत होता है शासक वर्ग, उसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण तो बुद्ध है। बुद्ध को जितनी गालियां दी गई, उनके विचार से जितनी घृणा आज तक फैलाई जा रही, और उनको 9वां अवतार घोषित कर दिया, विष्णु का अवतार भी घोषित कर दिया। अवतार घोषित करके बुद्ध की पूजा करने लगे और विचारों की आज भी निंदा की जाती है। व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देकर विचार का निषेध करना और व्यक्ति से लोकप्रियता प्राप्त करके उसे पूजनीय बनाकर उसके परिवर्तनकामी विचारों को अवरुद्ध करना, ये सत्ता की कोई नई चाल नहीं है। ये बहुत पुरानी है, चलती रही है परंपरा से, कि नए सिरे से प्रासंगिक हो रहे हैं भगत सिंह। आप जो एक बार है वो प्रासंगिक इस वर्ष आज के दिन में भगत सिंह नए सिरे से प्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं पुण्यतिथि में। और आज देखिए कि 2-4 दिन पहले उनके गांव में जाकर सरकार बनी है और सरकार ने शपथ ग्रहण किया गांव में जाकर। तो ये मानना पड़ेगा कि भगत सिंह को जो हम हर साल लगातार याद करते रहे अलग तरह से, लेकिन सत्ता का एक जो नया फॉर्मेट है, वैसे सत्ता का एक नया फॉर्मेट ही मानता हूँ। एक फॉर्मेट भाजपा, एक फॉर्मेट कांग्रेस है, उस तरह से ये भी है। तो इस नए फॉर्मेट ने भगत सिंह को नए सिरे से याद किया है। तो एक बार फिर से उनकी प्रासंगिकता और ज्यादा बन रही है और चर्चा में आ गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी और विषयों पर भी। फिलहाल आज की चर्चा को हम यहाँ करते हैं। नमस्कार। तो धन्यवाद और नमस्कार आपको भी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार।